साल था 1975। बांग्लादेश को बने सिर्फ 4 साल हुए थे, लेकिन देश में लोकतंत्र की नींव हिल चुकी थी। ढाका की एक सुनसान गली में एक सरकारी इमारत के बंद कमरे में 3 लोग बैठे थे। कमरे की लाइट कम थी, खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे और चर्चा हो रही थी सत्ता पलटने की। इन 3 लोगों में से एक था सैन्य अधिकारी, जो उस वक्त गुमनाम था, लेकिन आज उसका बेटा बांग्लादेश की सेना का सबसे ताकतवर जनरल है, यानी जनरल वकार उज जमान। दूसरा एक नौकरशाह, जो बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया और अब इतिहास के हाशिए पर पड़ा है। खोंडकर मुश्ताक अहमद। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम के समय खोंडकर मुश्ताक अहमद एक वरिष्ठ नौकरशाह थे। स्वतंत्रता के बाद वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के करीबी सहयोगी बने, लेकिन 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद मुश्ताक अहमद ने सत्ता संभाली और राष्ट्रपति बने। तीसरा, एक ऐसा नाम जो किताबों में नहीं, सिर्फ कुछ पुराने दस्तावेजों में जिंदा है, लेकिन उसी की प्लानिंग थी कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो और बांग्लादेश की सत्ता सेना के हाथ में आ जाए। वो व्यक्ति था लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद फारूक उर रहमान। 45 साल बाद कहानी वही है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। आज फिर बांग्लादेश में साजिशों की सुगबुगाहट है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बंद कमरा नहीं, बल्कि सैन्य मुख्यालय है। सत्ता हथियाने की बात कोई गुप्त नहीं, बल्कि सीधा अल्टीमेटम है। और जिसकी कुर्सी हिल रही है वो कोई आम नेता नहीं, बल्कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस है। जनरल वकार उज जमान, जिनके पिता ने 1975 में योजना बनाई थी, आज खुद बांग्लादेश की राजनीतिक तकदीर लिखने की ओर बढ़ रहे हैं। अब पर्दे पर यूनुस है और पर्दे के पीछे सेना। यूनुस एक ऐसी अंतरिम सरकार के मुखिया है जिसे ना जनता ने चुना, ना संसद ने और ना ही सेना ने मान्यता दी। अब जब सेना ने दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की डेडलाइन दे दी है, तो यूनुस की सत्ता की बुनियाद दरकने लगी है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसने संघर्षों के साथ जन्म लिया है, लेकिन अब फिर उसी संघर्ष के चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, तो दूसरी तरफ है सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान। और इन दोनों के बीच चल रही है सत्ता, वर्चस्व और भविष्य की लड़ाई। कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के सैन्य मुख्यालय में जो हुआ, उसने पूरे राजनीतिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने यूनुस सरकार को सीधे अल्टीमेटम देते हुए 3 बड़े संदेश दिए। पहला, दिसंबर 2025 तक चुनाव कराओ। दूसरा, सैन्य मामलों में दखल बंद करो। और तीसरा, म्यांमार के साथ ब्लडी कॉरिडोर बंद किया जाए। अब ये सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का संकेत था। और अब जब एक तरफ यूनुस से सही से सरकार चलाने और चुनाव कराने के लिए कहा गया, तो उनका माइंड गेम शुरू हो गया है। एक ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल वाला गेम जिससे बांग्लादेशियों को ठगा जाए, जैसा वो करते आए हैं। जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली है, तब से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को औकात दिखाई है। अब जब हश्र सत्ता से बेदखल होने को है, तो मोहम्मद यूनुस इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति न बन पाने की वजह से उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही है। मोहम्मद यूनुस के मुताबिक, मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकता जहां मुझे बंधक बनाया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि यूनुस इस्तीफे की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो सेना से डर गए हैं, या फिर बांग्लादेश उनके बस से बाहर हो गया है? दरअसल यूनुस के पास अब ना तो राजनीतिक समर्थन है, ना जनता की सहानुभूति, और सेना तो पहले से ही उनसे नाराज चल रही है। जानकार मानते हैं कि इस्तीफे की धमकी यूनुस का सेफ एग्जिट प्लान है, यानी खुद हटकर शहीद बनने की कोशिश, ताकि बाद में सत्ता में वापसी का नैतिक दावा वो कर सके। दरअसल यूनुस और सेना के बीच की असल समस्या यह है कि सेना और सरकार के बीच में अविश्वास है। सीमा सुरक्षा, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सेना को भरोसे में नहीं लिया जा रहा है। यूनुस की विदेश नीति, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान से नजदीकी, सेना को रास नहीं आ रही है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का सत्ता से जाना और सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान की भूमिका में उभार भारत के लिहाज से कितना सकारात्मक रहेगा। देखिए, बांग्लादेश में ये उलटफेर कई रणनीतिक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका नफा नुकसान स्थितियों पर निर्भर करता है।
जनरल वकार उज्जमान एक अनुभवी सैन्य अधिकारी है और उनका फोकस रणनीतिक स्थिरता पर है। भारत को ऐसे नेतृत्व से बेहतर संवाद और सीमा सुरक्षा में सहयोग की उम्मीद हो सकती है। दूसरा यह कि यूनुस के शासन में यह माना गया है कि कट्टरपंथी ताकतों को पर्याप्त नियंत्रण में नहीं रखा गया। सेना प्रमुख इस पर सख्त रुख अपना सकते हैं, जो भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायदेमंद है। अब इसके अलावा अगर सेना का नियंत्रण बढ़ता है और बीएनपी या जमात-ए-इस्लामी जैसे भारत विरोधी रुझानों वाले दलों पर अंकुश लगता है तो यह भारत के हित में होगा। साथ ही म्यांमार सीमा और रोहिंग्या शरणार्थी मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। यूनुस की सरकार का रुख भारत के लिए चुनौतीपूर्ण था। वकारुज्जमान की स्पष्ट सैन्य नीति से समन्वय बेहतर हो सकता है। इसके अलावा भारत के लिहाज से जोखिम ये रहेगा कि अगर बांग्लादेश की सेना राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप करती है तो भारत को एक लोकतांत्रिक और स्थिर पड़ोसी के रूप में जो फायदा होता है वो कमजोर पड़ सकता है। साथ ही बांग्लादेश की सेना पर चीन का प्रभाव रहा है, जैसे उपकरण, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, इन सभी पर। अगर जनरल वकार चीन या पाकिस्तान की ओर झुकते हैं तो ये भारत के लिए चिंता का कारण होगा। अब आगे क्या? देखिए, मोहम्मद यूनुस अब अपना सेफ गेम खेल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश पे चुनाव हो, इसलिए वो बांग्लादेश को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो बगैर किसी के दखल के अपना राज चलाना चाहते हैं, मगर सेना उनके मंसूबों के सामने दीवार बनकर खड़ी है। इसलिए मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा वाला सिक्का उछाला। अब देखने वाली बात यह है कि यूनुस इस्तीफा देते हैं या फिर सेना बांग्लादेश पे तख्ता पलट करती है। अब ये पूरी खबर सुनते सुनते आपको पाकिस्तान की याद आ रही होगी। वहां भी तो सरकार सेना की कठपुतली है। 1958 में जनरल अयूब खान ने सत्ता हथिया ली थी, खुद को फील्ड मार्शल बना लिया और लोकतंत्र को दरकिनार कर दिया। अब क्या वकार उज्जमान भी वही रास्ता पकड़ने जा रहे हैं? बांग्लादेश के इतिहास में 1975 का शेख मुजीब की हत्या वाला अध्याय आज भी लोगों को डराता है, जब सेना ने सीधा हस्तक्षेप किया था। भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत को इस पूरे घटनाक्रम में ना तो खुलकर किसी का पक्ष लेना चाहिए, ना ही चुप रहना चाहिए। एक कूटनीतिक संवाद, सेना से बैक चैनल संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत बांग्लादेश को स्थिर बनाए रखने में मदद कर सकता है। क्योंकि अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो भारत की असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। यह शरणार्थी संकट फिर से सिर उठा सकता है। इसके अलावा एक आखिरी सवाल यह है कि क्या यह तख्ता पलट की आहट है या फिर यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की आखिरी सांस है? देखिए, साल 1975 की वो रात और 2025 की ये सुबह, दोनों में वक्त का फासला भले ही 50 साल का हो, लेकिन इरादों का नक्शा बेहद मिलता जुलता है। तब भी सत्ता पर कब्जे की कहानी एक बंद कमरे से शुरू हुई थी और आज भी सेना के मुख्यालय से उठती चेतावनियों की गूंज ठीक वैसी ही है, बस अंदाज बदला है। लेकिन इतिहास गवाह देता है कि जहां लोकतंत्र कमजोर होता है वहां वर्दी ताकतवर हो जाती है, और बांग्लादेश इस वक्त उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से रास्ते संसद की ओर भी जा सकते हैं या सीधा बैरकों की तरफ मुड़ सकते हैं।